वो जो बीच बीच में हंसी मजाक चलता है, लोग डिजिटल आप देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिलियंस व्यूज़ गए हैं, क्या आप सही मानते हैं? जब आप पढ़ाई करते हैं, जी, पढ़ाई एक तपस्या है, वो इंटरटेनमेंट नहीं हो सकती। एंटरटेनमेंट। क्योंकि ऑनलाइन की चीज़ें और ऑनलाइन में परोसी गई सारी चीज़ें एक लेवल तक ज़रूरी है, लेकिन कब? जब आपका लेवल अबाउट अप्रोप्रिएट हो चुका है। एक मोबाइल ने सबसे ज़्यादा जो छीना है, अपने परिवार के बीच का प्रेम को छीन लिया, इमोशंस को छीन लिया, क्रिएटिविटी को छीना। पुरानी और शुरुआती ज़िंदगी के बारे में कोई बात करे तो वहाँ रोमांचित होना स्वाभाविक होता है। सावन का पूर्णिमा था, देवघर से लौट कर आए थे कि था इतना मैं बड़ा कल रिस्क गया। लेने जा रहे हैं, आपने घर वालों को सूचना नहीं दी? 1 साल के बाद जब पिताजी को पता चला तो पिताजी काफ़ी नाराज हुए। मैं जब तैयारी कर रहा था, तैयारी के दरमियान कुछ ऐसे हॉस्पिटल के दौड़ लगे और हमारे घर वाले के अपने घर के ही सिस्टर के लिए, फिर मैं हॉस्पिटल और पढ़ाई के बीच में वो कंसंट्रेशन, वो जो कमिटमेंट्स था वो हमने नहीं पूरा कर सका। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का 2 अप्रोच होता है। पहला नॉलेज गेन करना, और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। उस समय टेस्ट का ऐसा प्रोग्राम होता है जहां हमारी कमियों को और गलतियों को फिल्टर कर हमारे सामने रखा जाता, तो शायद हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, क्योंकि हमारे सारे मित्रों ने अच्छा किया। और मैं क्लास 4-5 से ही साथ में बैठना शुरू किया था, तो एक ड्यूटी भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और पिताजी का एक सजेशन। ऑल इंडिया में मेरे अच्छे रैंकर्स थे, जिसमें 21 रैंक, 48 रैंक, 51 रैंक और ऐसे रैंक्स मिले थे ऑल इंडिया का। एम्स में मुझे 2-2 रिजल्ट्स मिले। मैंने खोया है अपने पिताजी को, लेकिन उनका आशीर्वाद को मैंने नहीं खोया। आपने जो फर्स्ट डे फार्मूला अपनाया था, या जो आपने जिस आइडिया के साथ इस गोल की शुरुआत की थी, वो आज भी कायम है कि पैसा कमाना है, किसी भी तरह कमाना है, और नए नए आइडिया यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे देख के, या दोस्तों से शेयर करके। आपके पास भी ऐसे बच्चे आते हैं, तो उन्हें किस तरह से समझाते हैं? कोई भी आज का यूथ ये सोचता नहीं है कि हमें सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, जिस माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस माता पिता के लिए जो कर्ज है या जो धरती के लिए कर्ज है हम चुकाएं। बच्चों को जो परोसा जाना चाहिए ना, वहीं से सारी चीज़ें गलत होती। रील्स देखना, उस पर समय घंटों बर्बाद करना, 4 घंटे 7 घंटे तो एवरेज लोगों का स्क्रीन टाइम हो रहा है बच्चों का। आप समझिए कि यहाँ पर हम कहाँ जाएं? बच्चों को ठहरने की व्यवस्था है, गोल विलेज है, लड़के लड़कियां सब है, कैसे मेंटेन कर लेते हैं सर? और डर नहीं लगता है यहाँ पे कोएड होता है या नहीं भी होता है? लव एंगल, आज के यूथ उस तरफ जाते ही जाते हैं, निश्चित रूप से। और उसमें भी डिप्रेशन में जाते हैं। कि हमारा इतिहास तो यही है ना कि 2000 साल पहले अमेरिका का, आज का जो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका है, वो जब जंगल की ज़िंदगी जी रहा था, कई यूरोपियन कंट्री जंगल का ज़िंदगी जी रहा था, और हम नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को अलग जला रहे थे, दीपक जला रहे थे ज्ञान। हमने उस गोल विलेज को शायद इसलिए संभाल लिया कि वहाँ डिस्ट्रक्शन का जो सबसे बड़ा यंत्र मोबाइल है, उसको हमने 2 घंटे में सिर्फ माता पिता से वो बात कर सकता है बच्चा, 2-4 गाने सुन सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कोई बिजनेसमैन का बेटा हो, कोई पॉलिटिशियन का हो, IAS IPS का बेटा हो, सबके लिए वही नियम लागू हो। गरीब के बच्चे या कृष्ण भगवान भी जब विद्या लेने के लिए गए थे, तो वही पद्धति जो है आपके यहाँ। हमारे बच्चे इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, AI भी पढ़ेंगे, रोबोटिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन हम भारतीय संस्कृति से दूर नहीं हो सकते। आज दुख से कहना पड़ रहा है कि अगर हम अपने बच्चों को कहें कि एक श्लोक आप बोल दो, शायद वो नहीं बता। रामचरितमानस की एक चौपाई आप पढ़ लो। और डॉक्टर चलिए फिर भी आज के डेट में उनकी अच्छी खासी इनकम होती है, अगर उनका प्रैक्टिस सही चल जाए तो। लेकिन इंजीनियर के बारे में तो सर जोक्स आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े रहते हैं, खासकर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को लेकर। 9th 10th और 11th 12th जिनकी पढ़ाई अच्छी हो गई, आप छोड़ दीजिए वो डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसको वो छोड़ सकता है, उसकी क्षमता घट सकती है। हैंडसम होने का राज क्या है? वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। 15 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे के साथ मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरा है। मैं अपने ऑफिस के चैम्बर में अमित जी कम बैठता हूँ। के कमरे से शुरू किया हुआ गोल संस्थान 14 एकड़ का गोल विलेज पटना में, रांची में, छत्तीसगढ़ में, और पता नहीं कहाँ कहाँ, इतना सब जगह एजुकेशन के लिए ही काम कर रहे हैं। वही बात आप बता रहे हैं सर, मेरी बेटी कि उसी आपकी हॉस्टल में बेटी भी उसी हॉस्टल में पढ़ रही है और सेम नियम फॉलो कर रही है। सारे नियम एक जैसे।
एक्ट्रेस में उस समय हेमा मालिनी को मैं बहुत हेमा मालिनी, सही पसंद। विपिन सर इतना बड़ा नाम है, राजनीति में क्यों नहीं है? पैसा मेरे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा हर लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक नहीं कई कैंपस बनाने हैं और सैकड़ों एकड़ का कैंपस बनाना है, ये मेरा ड्रीम है। चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनके बारे में मैं कोई परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन के लिए बैठेंगे ना तो इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो जाएगा। इन्होंने लकीर ही ऐसी खींची है अपने ज़िंदगी में, लेकिन ये लकीर इन्होंने कैसे खींची ये आज मुझे भी जानना है और आपको भी जानना चाहिए। स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं गोल इंस्टीट्यूट के एमडी विपिन सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जैसा कि मैंने ये कहने के लिए नहीं कहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी लकीर खींची है, लेकिन हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी सोचता ज़रूर है कि सफल होना है, कोशिश ज़रूर करता है। कई लोग सफल हो जाते हैं आपकी तरह, कई लोग नहीं सफल हो पाते हैं। स्ट्रगल हर के ज़िंदगी में आता है, विपिन सर के ज़िंदगी में भी आया होगा। उस स्ट्रगल के बारे में भी जानेंगे, ये भी जानेंगे आपसे कि गोल इंस्टीट्यूट की शुरुआत आपने कैसे की और कभी ऐसा लगा कि यार नहीं, अब नहीं हो पाएगा। धन्यवाद अमित जी, बड़ा अच्छा आपने प्रसंग छेड़ा है। और कहते हैं कि कुछ एक दूरी तय करने के बाद जब पुरानी और शुरुआती ज़िंदगी के बारे में कोई बात करे तो वहाँ रोमांचित होना स्वाभाविक होता है। जाहिर सी बात है, आपने क्वेश्चन पूछा और सीधे मैं 97 में चला गया। 97 में हमने शुरू किया था। मुझे डेट याद है, 18 अगस्त 1997 और सावन का पूर्णिमा था जी। देवघर से लौट कर आए थे, पैदल जाकर आए थे, लौट कर आए थे। और उसके बाद उस दिन शुरुआत हुआ था। 8x8 के कमरे से गोल ने शुरुआत किया। 2 छात्र हमें मिले थे पहली बार। 8x8 के कमरे से कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि एक व्यवस्था जो इतनी बड़ी हो सकती है। जी जी। वो 8x8 का कमरा था टेस्ट सीरीज के लिए। पूरे भारतवर्ष का एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा था छात्रों के लिए। उन्हें कम पैसे में, कम लागत में, कम समय खर्च कर कैसे ज़्यादा बेहतर तक पहुंचाया जाए, ये हमारी सोच थी। इसके पहले के पृष्ठभूमि पे अगर बात करें जी, तो ये कारण हुआ कैसे, ये आया कैसे। हाँ। तो मैं 90s में अपने जब पढ़ाई के दौर में था तो एक एस्पिरेंट था, मेडिकल की तैयारी मैं भी किया था। जो कमियां मुझे दिखाई दी, उस कमी को पूरे तरीके से संकलित किया और पिरोया एक पार्ट में। मुझे सबसे ज़्यादा, वैसे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव की बात आपने जैसे कहा तो हर ज़िंदगी में होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसे प्रसंग जुड़े हमारे साथ कि हमें बीच में ही उसकी तैयारी छोड़कर फिर आगे की जो यात्रा थी उस पर हम आगे बढ़ गए थे। कुछ ऐसा, बहुत लंबे वाक़या हो जाएगा, कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे अपने को प्रूफ करना ज़रूरी है। अपने को प्रूफ करना ज़रूरी। तब का दौर था जब बहुत ज़्यादा रोज़गार की संभावनाएं जैसे आज हैं वैसे नहीं हुआ करता था। लोग जो बिहार के और झारखंड, चूँकि एक ही हुआ करता था, तो बिहार झारखंड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक सरकार की नौकरी पाना चाहते थे। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कुछ ऐसे ही कुछ प्रोफेशन था जिसके लिए लोग फाइट करते थे। तब एंटरप्रेन्योर्स की बात कोई सोचता नहीं था और कोई इतना रिस्क नहीं लेता था और घर वाले से उतना आपको इजाज़त भी नहीं मिलता था। वही मेरा सवाल है सर, बीच में माफ़ी के साथ मैं टोकना चाहूँगा। यही मेरे जहन में भी आ रहा था, क्योंकि मैंने भी कई बार कोशिश की कि यार अपना कुछ सेटअप शुरू करूँ, पापा रोक देते हैं, कहते हैं कहाँ इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ अमित जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ सीधे कि मैं जब तैयारी कर रहा था, तैयारी के दरमियान कुछ ऐसे हॉस्पिटल के दौड़ लगे और हमारे घर वाले के अपने घर के ही सिस्टर के लिए। फिर मैं हॉस्पिटल और पढ़ाई के बीच में वो कंसंट्रेशन, वो जो कमिटमेंट्स था वो हमने नहीं पूरा कर सका और वो छोटे से अंतराल से मैं 2 नंबर से पीछे रह गया था। मेरे सारे दोस्त निकल के चले गए थे। एक स्वाभाविक होता है उस उम्र में कि आपको उस समय कोई काउंसलिंग दे और कोई आपको मोटिवेट करे, रास्ता दिखाए।
तब इसका अभाव हुआ करता था, हमें शायद नहीं मिल पाया वो, क्योंकि मेरा डेस्टिनी शायद कहीं और था, ईश्वर ने तय कर रखा था कुछ और करने का। अचानक मेरा इंट्यूशन हुआ था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लैकिंग है। देखिए, सिलेक्शन का 2 अप्रोच होता है, यहीं से मैं शुरू करूँ अगर बात में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का 2 अप्रोच होता है। पहला नॉलेज गेन करना, और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। नॉलेज देने के लिए तो बहुत सारे शिक्षक हैं आपके, अच्छी अच्छी किताबें आपके साथ मौजूद है, बहुत सारे अब तो कोचिंग क्लासेस और बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज सब जगह पढ़ाई होती है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ नॉलेज गेन करने से कभी सिलेक्शन नहीं मिलता है। उस नॉलेज को मार्क्स में बदलने का आपके पास रणनीति होनी चाहिए, और वो आर्ट होना चाहिए। और ये आर्ट की एक बड़ी कमी थी उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था। अगर मेरा टेस्ट सीरीज का सिस्टम हुआ करता तो शायद हमें वो जो 2 नंबर थे वो भी मिल गया होता। मैं 15 दिन का मात्र समय मुझे मिला था, 3 महीना हॉस्पिटल के समय में मेरा समय गुजरा था हॉस्पिटल के बीच में, और मात्र 15 दिन में हमने अपने को संतुलित नहीं कर सका, इसलिए मेरे मार्क्स घट गए और 2 नंबर से मैं पीछे रह गया। लेकिन मुझे ये बात का एहसास था कि यदि उस समय टेस्ट का ऐसा प्रोग्राम होता जहां हमारी कमियों को और गलतियों को फिल्टर कर हमारे सामने रखा जाता, तो शायद हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, क्योंकि हमारे सारे मित्रों ने अच्छा किया था। तो पहली बार पूरे भारतवर्ष का एक सिस्टम आया जो टेस्ट सीरीज के रूप में आया। छात्रों को एक सिलेबस दिया जाता था, उस सिलेबस, वो गिवन सिलेबस में समय भी तय किए जाते थे। इतने सिलेबस को इतने समय में आपको पूरा करना है, और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और क्वेश्चन वो भी जो बहुत रिलेवेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता था। 93 में NCERT इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, और बिहार वालों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि NCERT पहले पढ़ते नहीं थे। और बिहार का रिजल्ट 93 के बाद बहुत डेटोरिएट किया AIPMT में। 97 में जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो पहले ही साल हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। 27 छात्रों ने AIPMT क्वालिफाई किया, और तब AIPMT में इतने रिजल्ट्स नहीं होते थे, खासकर 93 में NCERT आने के बाद। उससे पहले 89 में तो शुरू ही हुआ था AIPMT का। बिहार का जो रिजल्ट्स था वो सबको मिलता था, बट AIPMT का ऑल इंडिया में जाने का संयोग नहीं बनता था इतना। अच्छे बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, उन्हीं को मिलता था। तो पहली बार हमने जब 80 बच्चों के बीच में इस तरीके का प्रोग्राम किया और 27 बच्चों ने रिजल्ट दिया, मेरा उत्साह बढ़ा। उस उत्साह के साथ हमने अगला कदम बनारस में डाला। सेकंड सेंटर मेरा 98 का बनारस में था, और इस बीच में दुर्गा पूजा का समय था। मैं गांव गया था, चूँकि पिताजी का एक आदेश था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और मैं क्लास 4-5 से ही साथ में बैठना शुरू किया था। तो एक ड्यूटी भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और पिताजी का एक सजेशन था, तो हम लोग जाते थे। दुर्गा पूजा में उनको पता चला कि हम अपनी पढ़ाई के बीच में कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि घर वाले से न तो मैंने सहयोग लिया था, न उन्हें सूचना दिया था। अच्छा, सूचना नहीं दिया था? किसी को पता नहीं था इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, आपने घर वालों को सूचना नहीं दिया था? ना तो वो संजोग जुड़ा, और न ही पिताजी मुझे स्वीकार करते कि मैं अब पढ़ाई के बजाय कुछ और करना चाह रहा हूँ। हर माता पिता अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, गवर्नमेंट जॉब ले। बिहार के हर अभिभावकों की यही सोच रही थी। उस कालांतर की बात करूं मैं, और आज भी लगभग अगर आप कहें तो मिडिल फैमिली का ये सोच बिल्कुल होता है। हम लोग शुद्ध किसान परिवार से हैं, नक्सलों से लड़कर हम लोग वहाँ से निकल कर आए हैं, गया के क्षेत्र से निकले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे संघर्ष और सारे उतार चढ़ाव को हम लोगों ने, हमारे परिवार ने झेला है। हमारे यहाँ घटनाएं भी हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। विस्तार में बताने का समय तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो सारे एक अलग संघर्ष थे जो उस दौर में था। 90 के बाद वो दौर हम लोग के सामने आया था, और उससे प्रभावित हुए बगैर कोई नहीं बच सकता था जो किसान परिवार के थे। मैं भी उसी में से एक एग्जाम्पल था। मेरा पढ़ाई भी बाधित हुआ था उस कारण से। लेकिन 1 साल के बाद जब पिताजी को पता चला तो पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए। उनकी नाराज़गी से बचने के लिए मैं वहाँ से तुरंत निकल गया, और मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ अच्छा करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। हालांकि हम लोगों का जो संस्कार और डिसिप्लिन है, पिताजी के सामने कभी खड़ा हो नहीं सकते, कभी नहीं खड़ा हो सके। हालांकि हमारी सफलता 1 साल के बाद ही मिल गई, लेकिन हमारे पिताजी बहुत खुश नहीं हुए कभी भी मेरे से। ज़्यादा दिन की आयु उनकी नहीं रही। 97 में हमने शुरू किया था, 2002 में वो उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन तब तक वो बहुत खुश नहीं हुए थे। हाँ, जबकि मेरे अचीवमेंट्स उन्होंने देख लिया था कि इतने शानदार सफलता मिली है। 2 साल तक तो वो आए ही नहीं हमसे मिलने के लिए। बहुत मुश्किल से 2000 में जब रिजल्ट्स आए थे और बहुत अच्छे रैंकर्स बने थे। ऑल इंडिया में मेरे अच्छे रैंकर्स थे, जिसमें
21 रैंक, 48 रैंक, 51 रैंक और ऐसे रैंक्स मिले थे ऑल इंडिया का। एम्स में मुझे 2-2 रिजल्ट्स मिले थे। ऐसे समय में इतनी बड़ी सफलता पे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए और देखिए कि फेलिसिटेशन क्या होता है बच्चों का। बड़ी मुश्किल से ऊपर मन से वो आए थे और सभी अभिभावकों का भी जो हमारे प्रति जो रुझान था और जो अपने मंच से जो कमेंट्स दे रहे थे हमारे प्रति, जो बहुत दे रहे थे और गोल संस्थान की उपलब्धि के बारे में बता रहे थे, तो पिताजी को समझ में नहीं आया कि यार जो बच्चा खुद नहीं कर सकता वो इस काम को इतना बड़ा कैसे कर लिया, सारे लोग तो ऐसे बता रहे हैं। तो उनका एक अलग सोच था, अपने पुराने तरीके का सोच रहा होगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, आशीर्वाद तो देता है। हमारे लिए अगर उन्होंने सोचा होगा तो ये तो निश्चित रूप से सोचा होगा कि हमारा बच्चा डिजर्विंग है तो अच्छा करे। और बचपन से उन्होंने अपने साथ रहकर हम लोग को पढ़ाया था, सारी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें उन्होंने अपने साथ हमें दिया था। तो वो जो संघर्ष करने का तौर तरीका है बचपन से ही हम लोग को पता था। वो सेल्फ कुकिंग से लेकर और सेल्फ सस्टेन करने के सारे रहस्य पिताजी ने सिखाया। मैं तो प्राउडली कहता हूँ कि उनके गुरुकुल में रहकर हमने अपने आप को तपने का जो लेवल है वो डेवलप किया है। तो आज के जो यूथ है, मैं इसी के साथ एक प्रसंग जोड़ता हूँ जी कि आज के यूथ है माता पिता के एक शब्द बोलने पे गलत निर्णय ले लेते हैं। आप अपने माता पिता के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि मेरे दुश्मन है या फिर मेरे लिए ये शुभचिंतक मेरा नहीं है। ये भी दुश्मन भी सोचते हैं सर, और ये भी सोचते हैं कि भाई मैं बहुत कम उम्र में डिजिटल युग में ज़्यादा काबिल बन गया हूँ। यस, और वो शायद अज्ञानता है, शायद इतनी समझ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके पास अनुभव का छाव होता है उसके नीचे अगर कुछ भी पल बैठकर बिताना हो तो बिता लीजिए, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा। अनुभव और अनुभव के साथ माता पिता का आशीर्वाद का जो छाया है वो जीवन में नहीं मिलता है। मैंने खोया है अपने पिताजी को, लेकिन उनका आशीर्वाद को मैंने नहीं खोया। आज भी उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। सर देखिए, आप भावुक हो रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ों को, लेकिन सर एक बात तो कहना होगा, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा, और वाकई ये कहने की बात नहीं है। आपने जो आज अचीव किया है वो हर व्यक्ति का सपना होता है कि कुछ ऐसा अचीव करे, पैसा से ज़्यादा सम्मान अचीव करे। आपने वो सम्मान पाया है लोगों का। लेकिन सर ये जो सम्मान आपने पाया और आप उसकी चर्चा भी कर रहे थे, असम्मान तो मैं सीधे 2-3 सवाल को अभी बाद में लूँगा जो मैंने नोट किए थे आपके लिए। सम्मान तो आज कई टीचरों का है, अलग अलग सम्मान है, आपके कंपटीटर भी होंगे। मैं बिना नाम लिए हुए सीधे एक सवाल आपसे करता हूँ कि आपका जो अनुभव है और बाकी आप ये जो डिजिटल युग में देख रहे हैं कुछ खास टीचरों को जो ज़्यादा वायरल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सर, ज़्यादा वायरल है, उनके पढ़ाने का तरीका कई लोग पसंद भी करते हैं। वो जो बीच बीच में हंसी मजाक चलता है, लोग डिजिटल आप देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिलियंस व्यूज़ गए हैं। क्या आप सही मानते हैं? अमित जी, ये जो आपका क्वेश्चन है आज के समय का सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन है जी। बड़ी बेबाकी से इस पे मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा। बदलाव के साथ हमें बदलना चाहिए, इसको मैं दिल की गहराई से स्वीकारता हूँ, और समय का मांग है, उसको बिल्कुल स्वीकारना चाहिए। आज की जो टेक्नोलॉजी, बदलती हुई टेक्नोलॉजी और टेक्निक और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसको स्वीकारते हैं हम, और उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कदम से कदम मिलाकर, नहीं तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। आज जब हम एआई की बात करते हैं और इतने बड़े सारे जो परिवर्तन आ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर बाकी सारी चीज़ों पे सबको मिल रहा है वो चीज़ें, तो उससे हम परहेज नहीं कर सकते हैं, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, एक स्वाभाविक चीज़ें हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं जी, पढ़ाई एक तपस्या है, वो इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई की बात अगर की जाए तो एक छोटे पहल के रूप में या छोटे स्वरूप के रूप में सामने आ भी सकता है, लेकिन पूरी पढ़ाई अगर इंटरटेनमेंट हो जाए तो फिर तो हम समझते हैं कि सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और आप हर बच्चे की बात करते हैं, ये बच्चा कौन है? ये टीनेजर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथ में मोबाइल है, और आपकी भाषा, आपके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर वो उसी में इंडल्ज होते चले जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई दे दी, आपने नॉलेज दे दिया, क्या ये नॉलेज एग्ज़ाम के उस 2 घंटे या 3 घंटे में एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसने पढ़ा ही नहीं और सुना ही नहीं आपको
चाहे वो किसी सोशल मीडिया पे पढ़ने वाले छात्र होंगे, वो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ने वाले हों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, जो कंटेंट सीखने का जो प्राइमरी लेवल है, उसी को वो मिसिंग है, वहीं पर मिसिंग है और वो बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है। देखिए, ऑनलाइन की चीज़ें और ऑनलाइन में परोसी गई सारी चीज़ें एक लेवल तक ज़रूरी है, लेकिन कब? जब आपका लेवल अबाउट अप्रोप्रिएट हो चुका हो। मतलब अगर 90% आप अचीव कर रहे हैं तो 10% के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन आप 10% पे हैं तो 90% आपको कभी ऑनलाइन से नहीं मिलेगा। उस शिक्षक के साथ बैठना होगा, उनके आंख से आंख मिलाकर उनकी भावनाओं को और आपकी भावनाएं जब तक टीचर ना समझ पाए, जब तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये जब तक नहीं समझ में आए तब तक आपका उसका जो रियल फायदा वो नहीं मिल पाता है। देखिए, मोबाइल आज इस युग में ज़रूरत है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या क्या हम लोगों से छीना है मोबाइल, अगर बढ़िया से गंभीरता से लिया जाए तो सब लोग मेरी बातें से साथ सहमत होंगे। जी जी। छोटे बच्चे जो इस पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल में उनका स्क्रीन टाइम है, शायद मेरी बातें उनको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि अनुभव है और यही अनुभव मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि एक शिक्षक, एक माता पिता, एक जिम्मेवार नागरिक हमेशा अच्छे रास्ते के बारे में बताएगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि एक मोबाइल ने सबसे ज़्यादा जो छीना है कि अपने परिवार के बीच का प्रेम को छीन लिया, इमोशंस को छीन लिया, क्रिएटिविटी को छीना, बुक्स में बैठकर बुक्स के साथ किताबों को पढ़ने का, लिखने की आदतें छीना। बहुत सारी चीज़ें आपका गैप हो रहा है वहाँ से। और मोबाइल आपका पेशेंस को लूज कर दिया है। आपके पास धैर्य नहीं है। एक मिनट का रील बनता है साहब, उसमें भी आपकी उंगली उठ जाती है। आप कैसे किताबों को पढ़ेंगे? 3 घंटा बैठकर एग्ज़ाम देना है, 3.5 घंटा बैठकर एग्ज़ाम देना है। यहाँ से सोचना शुरू होगा कि आपने अपने आप को कैसे संभाल कर रखा, आप वहाँ पर 3 घंटे बैठकर एग्ज़ाम देंगे। ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह है उन बच्चों के सामने। तो सोचना होगा कि आज के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सीमित और बहुत सोच समझ कर करना है। जो नए बच्चे हैं जिनके अंदर एनर्जी असीमित है, मैं इसको भी स्वीकारता हूँ अमित जी कि 97-98 में जो छात्र हमें मिलते थे और आज जो मिल रहे हैं कम से कम 5 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ लेवल अगर बात करें तो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे आज के हैं। लेकिन वो मेहनती थे, उनका डेविएशन नहीं था, उनका कॉन्सेंट्रेशन था, वो समर्पित भाव से काम करते थे, वो बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करते थे। और ये सोचकर कि हमारे माता पिता का ज़िंदगी मुझे अगर बदलना है तो पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे भी जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सुखाड़ की स्थिति है और बिहार के लोगों के पास अब पढ़ाई के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। आज भी मैं बोलूँ आपको कि जितने भी बच्चे गांव से आ रहे हैं वो एक समझदारी लेकर आ रहे हैं। उनमें बड़ी संख्या, सब तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है जो समझते हैं कि हमारे माता पिता बड़े कष्ट से मुझे पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत किया है, मजदूरी किया है, छोटे छोटे काम कर अपने बच्चे को पढ़ाने वाले अभिभावक भी हमारे पास n नंबर्स हैं। और वो बच्चा जब समझता है कि हमारे माता पिता का इतना त्याग और तपस्या और हमारे प्रति समर्पण है और छोटा काम कर भी हमें बड़ा बनाना चाहते हैं, इस जिम्मेवारी को जो बच्चा समझ लेता है वो बहुत आसानी से सफलता हासिल कर लेता है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक डेटा मैं देता हूं। लगभग 18,000 से ज़्यादा छात्र हमारे यहाँ से सफल हुए हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। 18,000 से ज़्यादा। प्राइवेट का इसलिए मैं नहीं काउंट करता हूँ कि प्राइवेट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है, पैसे के बदौलत बच्चे जाते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर गाँव से जुड़े हुए एवरेज फैमिली के बच्चे ज़्यादा आते हैं। 10%, 15% मैक्सिमम अच्छे घराने के बच्चे हैं, बट बड़ी संख्या आज भी जो गाँव से निकल कर आ रहे हैं। इनमें से जितने बच्चे मेरे गांव में आए हैं उसमें 60% ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हमें उत्साह बढ़ाया है, जो उस लायक नहीं थे, जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि यहाँ रह करके वो हॉस्टल का पैसा दे सके। मैं भारी मन से स्वीकारता हूँ इस बात को कि हमारे यहाँ का फ़ी देने के लिए तो छोड़िए, हॉस्टल में रहने के लिए पैसे उनके पास नहीं होते हैं। जहाँ तक हो सकता है हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन सब्सिडी तो आपको कुछ है नहीं जी। 18% के जीएसटी के बोझ में भी आप लदे हैं, बाकी जितने लायबिलिटीज़ हैं वो भी है। इतने सारे अच्छे शिक्षक को रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको अच्छा सैलरी देना होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ आप कर नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ तो टेस्ट जो होता है पूरे भारतवर्ष में हम शायद अनूठे हैं कि पूरे 2 साल में 200 से ज़्यादा टेस्ट और साल में 100 से ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट के माध्यम से जो बच्चे की तैयारी होती है वो शानदार होता है। मतलब आपने जो फर्स्ट डे
फार्मूला अपनाया था या जो आपने जिस आइडिया के साथ इस गोल की शुरुआत की थी वो आज भी कायम है? आज भी कायम है। बहुत अच्छे पॉइंट्स को आपने यहाँ पिन किया है कि वही टेस्ट सीरीज के साथ गोल की शुरुआत हुई, आज भी वही टेस्ट गोल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी आज टीम है जो लगभग 55 से 60 लोगों की है, जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे काम करती है और बदलते हुए पैटर्न पे सोच के साथ बदलते रहती है। वो चीज़ें बच्चों तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज क्या उनको मिलना है वो रिलेवेंट चीज़ें देते रहते हैं और वो रिजल्ट्स तक पहुंचता है। मतलब और आंकड़ा आप बता रहे हैं 18,000 से ज़्यादा। 18,000 से ज़्यादा जी सर, आपने कहा कि आज के स्टूडेंट या आज के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सर सबके दिमाग में आज के यूथ की बात करें तो एक ही चीज़ होता है, पैसा पैसा पैसा, किसी तरह से भी पैसा। तो क्या वो ये जो आज के डेट में थॉट आया है कि पैसा कमाना है, किसी भी तरह कमाना है, और नए नए आइडिया यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे देख के या दोस्तों से शेयर करके, आपके पास भी ऐसे बच्चे आते हैं तो उन्हें किस तरह से समझाते हैं कि पैसा ठीक है, पैसा ये आखिरी गोल है, सबको पैसा चाहिए, लेकिन किस रास्ते जाकर कमाना है, कौन सा करियर सही तरीके से अपनाना है? अमित जी, पाश्चात्य संस्कृति को अगर आप देखते हैं और उसको नकल करते हैं तो प्रतिष्ठा से ज़्यादा पैसा दिखने लगता है। कहीं ना कहीं हम लोग वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते हैं और हमें लाइफस्टाइल चाहिए और लाइफस्टाइल के लिए पैसा चाहिए। और जब संस्कार से जुड़ा हुआ पढ़ाई नहीं होगा तो संस्कार से जुड़ा हुआ पैसा भी नहीं हो सकता है। हमारी भारतीय परंपरा जो रही है वो संस्कार के साथ जुड़कर पैसा कमाने का और धनोपार्जन का, जो हमारे वेदों में और बाकी सब जगह पे दिया हुआ है, उल्लिखित है, वो कुछ इसी तरीके से है। कहीं ना कहीं हम अपने भारतीय संस्कार और संस्कृति को पीछे छोड़ते चले गए और उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आज पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं। कोई भी आज का यूथ ये सोचता नहीं है कि हमें सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, जिस माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस माता पिता के लिए जो कर्ज है या जो धरती के लिए कर्ज है हम चुकाएं, वो सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं। वो अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं, हमें अच्छा मिले। लेकिन उसके बारे में मुझे बस इतना ही कहना है कि आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम तो सुरक्षित हैं। आने वाले समय में जिस दुनिया को आप ऐसे छोड़ रहे हैं और सेल्फ सेंट्रिक होकर सोच रहे हैं, तो बिना समाज का आपके जीवन की कल्पना कहाँ से की जा सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, छात्रों को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच में मैं इस बात को भी कहता हूँ कि बहुत सारे यूथ हैं जो सचमुच में बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, टैलेंटेड तो हैं ही, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। अब हम सब लोगों का निगाह उन्हीं पे है कि आने वाले समय में शायद वही होंगे जो हमारे जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। काउंसलिंग करते हैं सर? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आते होंगे। बिल्कुल बच्चे आते हैं, अभिभावक आते हैं, उनकी परेशानियों को मैं देखता हूँ। जहाँ तक चूँकि अमित जी मेरा मेडिकल की तैयारी कराने वाली संस्था रही है और हम फोकस्ड रहे हैं एक पॉइंट्स पे। जैसे मैंने बताया कि बिहार से शुरुआत किया था मैंने 8x8 के कमरे से, इसके बाद बनारस गए, फिर बोकारो, फिर दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद होते हुए बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के शहरों में हमने काम किया, छात्रों को देखा। बिहार के छात्रों के साथ एक शानदार बात है, जुनूनी, जुझारूपन, जिम्मेवारी ये लेने वाले बच्चे होते हैं, इनकी बड़ी संख्या है। कोविड के बाद से एक बदलाव मैं देख रहा हूँ और बड़ा दुखद बदलाव है ये, सोचनीय है हम सब लोगों के लिए, खासकर हम जैसे जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं और हम एक अभिभावक भी हैं। दोनों परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये चिंता का विषय है कि आज यूथ जिन्हें कल इस प्रदेश और राष्ट्र की जिम्मेवारी लेनी है, जिनके भरोसे हम सभी हैं कि आज हमारी जो मेहनत है वो कल जब ये सजाकर जो दिया जा रहा है उसको और अच्छा बनाएंगे। आज तो टैलेंटेड बच्चे हैं, ये चाहे तो इस भारत को अमेरिका से ज़्यादा डेवलप बना सकते हैं, इतनी क्षमतावान है हमारे यहाँ भारत के लोग। और बिहार तो कहना ही नहीं, बिहार तो अपने आप में क्षमता दिखाता रहा है हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं से डेविएटेड है। और भारी मन से अमित जी मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को जो परोसा जाना चाहिए ना, वहीं से सारी चीज़ें गलत हो रहा है। जो मोबाइल के थ्रू परोसा जा रहा है, आप समझिए कि अच्छी और ख़राब दो चीज़ें रखी पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है टेंडेंसी किधर जाता है ज़्यादा,
उसी मोबाइल में उस यूथ का भटकाव का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, रखा हुआ है, परोसा हुआ है। और उसी तरफ पढ़ करके बढ़िया करने की बात भी कही जा रही है। कितना % बच्चे होंगे जो गलत चीज़ों को छोड़कर अच्छे की तरफ जाएंगे? एक साइकोलॉजी है, मेंटल स्टेटस जो डेवलप होता है छात्रों का, जो एक स्वाभाविक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो गुण है, वो उस तरफ उसको लेके जाता है, जो उसको इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा होता है, जो उसको प्लेजर देता है। जाहिर सी बात है इसके कारण भटकते चले जा रहे हैं। रील्स देखना, उस पर समय घंटों बर्बाद करना, 4 घंटे 7 घंटे तो एवरेज लोगों का स्क्रीन टाइम हो रहा है बच्चों का। आप समझिए कि यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं। और क्या अभी समय नहीं है कि सरकार समय रहते उन सारी चीज़ों पे जो गलत तरीके से परोसी जा रही है उन बच्चों के साथ, जो इस देश के भविष्य हैं, हमारे भविष्य भी वही है, क्यों नहीं 20 और 25 साल के बच्चों तक वो बैन किया जाए? ये होना चाहिए। ये जिम्मेवारी किनकी है? ये सरकार सोचे। हम लोग तो काम करने वाले हों, काम करेंगे ही। उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके कंसिक्वेंसेज आप डेली देख रहे हैं, अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में चलता है। आज कुछ बच्चों ने वहाँ सुसाइड कर लिया, आज वहाँ कर लिया। दोष किसको दिया गया? दोष स्कूल को दिया गया, टीचर्स को दिया गया, माता पिता को दिया गया। क्या कभी हमने अपने आप को, जो व्यवस्था को क्रिएट करने वाले हैं, उनको समझ में ये आया कि दोष एक जगह पे नहीं, कई जगह पे है? हम मानते हैं कि कई जगह पे शिक्षक, कई जगह पे संचालक, कई जगह पे पेरेंट्स भी दोषी हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक व्यापकता के साथ सोची जाए तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण है, इस पे हमने बहुत सारा काम भी किया है। और हम लोग तो डरे रहते हैं क्योंकि 14-15 हज़ार बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं। आ रहा हूँ सर, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैंने एक सवाल नोट किया है, इस पर स्पेशली किया है। जो भी घटना इन दिनों घटी है, हालिया दिनों में, किसी स्पेसिफिक घटना का मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि पॉडकास्ट आपके साथ है, लेकिन जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बाद सरकार ने कुछ नए नियम, कायदे, कानून जो हैं वो लाए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपके कई इंस्टीट्यूट है, बच्चों को ठहरने की व्यवस्था है, गोल विलेज है, लड़के लड़कियां सब है। कैसे मेंटेन कर लेते हैं सर? और डर नहीं लगता है कि यार खुदा ना खास्ता अपने कारण कुछ कर लिया तो सारा ब्लेम जो है, सारी प्रतिष्ठा जो आज तक कमाई है वो मिट्टी में मिल अमित जाएगी? जी, इसका तो डर इसलिए भी होता है क्योंकि आज जिस आग को संभालने की जिम्मेवारी हम लोगों ने लिया है, चाहे जो भी व्यक्ति ले रहे हों, सचमुच में आग से खेलने वाली ही बात है कि इनके पास जो कमी है कि जिम्मेवारी ये नहीं ले रहे हैं। अपने माता पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा जहाँ देखना चाहिए उसमें शायद उस लेवल पे ट्रेंड नहीं है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, ये चाहते हैं कि बिना पढ़े हुए हम सब कुछ पालें और करोड़पति बन जाए और तुरंत बन जाए। इतने सारी उम्मीदों के साथ जब वहाँ तक वो नहीं पहुँचेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है, उसका जो कंसिक्वेंसेज है, वो वही है जो हो रहा है। डर तो हमेशा लगता है, लेकिन बाकी सब एक शक्ति तो है जो संचालित कर रही है, उसी पे छोड़ दिया जाता है और ईमानदारी से अपनी जवाबदेही निभाते हैं। हमें पता है कि अगर हम ईमानदार हैं और हम जवाबदेह हैं तो अगर ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी भी होता है और मेरा नेग्लिजेंसी अगर नहीं है तो शायद वहाँ से हम बचेंगे। लेकिन यदि हम संस्थान संचालन करते हुए सिर्फ पैसे की बात करेंगे, सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेंगे, छात्रों का ख्याल नहीं रखेंगे और उनके प्रति अगर जिम्मेवार नहीं होंगे तो फिर हम भी अपने को माफ़ नहीं कर सकेंगे। सरकार ने जो नियम बनाई है मैं उसका दिल से स्वागत करता हूँ। नियम होना चाहिए, कहीं ना कहीं से एक गाइडलाइन तो होना चाहिए ना। वो कोचिंग हो, वो स्कूल हो, वो कोई भी काम करने वाले बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति के लिए एक गाइडलाइन होना चाहिए, तभी व्यवस्था चलेगा। हर बात सरकार पे नहीं सौंपी जा सकती है। सरकार एक व्यवस्था देने वाली संस्था है, लेकिन उनको सहयोग कौन करेगा? हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे ना। तो जो हॉस्टल की बात या इंस्टीट्यूट की बात है उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन तो होना चाहिए। मैं इसका सबसे बड़ा समर्थक रहा हूँ। बल्कि यूँ कहें तो जब वैसे पदाधिकारियों से मेरी बात होती है तो हमने अपने इनपुट्स डाले हैं और हमारा कोचिंग एसोसिएशन भी इसमें इनपुट्स डाला है कि बदलाव होनी चाहिए और नियम कड़े होने चाहिए। कि नेग्लिजेंस जहाँ पर है, जानबूझकर अगर कोई सी गलती की जा रही है तो वैसे लोगों को कड़ी सजा भी पानी चाहिए। लेकिन सर मैनेजमेंट संभालना मुश्किल तो होता होगा, क्योंकि देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। क्योंकि आपने के जितने इंस्टीट्यूट है, जितने आपके हॉस्टल चलते हैं, गोल विलेज के बारे में सब लोगों को पता है, जितने सारे लड़के लड़कियां वहाँ पे मौजूद रहते हैं, एक तो सबको कि भाई हमें टॉप आना है, पास होना है,
माँ बाप का सपना पूरा करना है, टीचर का सपना पूरा करना है, एक वो प्रेशर रहता है। दूसरा, बच्चे डिप्रेशन में आजकल बहुत तेज़ी में जा रहे हैं। और तीसरा एक एंगल है कि जहाँ पे कोएड होता है या नहीं भी होता है, लव एंगल, आज के यूथ उस तरफ जाते ही जाते हैं निश्चित रूप से और उसमें भी डिप्रेशन में जाते हैं। ब्रेकअप, तमाम चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं विपिन सर? देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अंडरलाइन करने वाला प्रश्न है कि छात्रों के साथ इतनी उम्मीदों के बाद वो जब पढ़ाई करते हैं, लव एंगल आता है या ये जो उम्र है ये भटकाव का होता है, ये सब हम लोगों को स्वीकार्य है और सब कुछ को हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें जो व्यवहारिक बातें ये है कि अगर हम इन्हीं बच्चों को सही तरीके से काउंसलिंग दें तो वो बच्चे जो भटक रहे हैं वो सही रास्ते पे आते हैं। देखिए, फिर से मैं इस बात को रिपीट करूं, ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मैं दिल से इसका सम्मान करता हूं, बहुत टैलेंटेड, हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। हम लोगों के पास टैलेंट उतना नहीं था और ना है उतना जितना आज के बच्चों के पास है। मैं इसको स्वीकारता हूं और बड़े खुश होकर स्वीकारता हूं कि एक पिता से ज़्यादा पुत्र के पास आज ज्ञान है और वो हमसे ज़्यादा अच्छा करने जा रहा है। हमारी नई पीढ़ियाँ हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं। द्रोणाचार्य से आगे बढ़ गए अर्जुन। बिल्कुल। और वो, लेकिन उसमें कमी कहाँ रह जा रही है? जो एक संस्कार है, संस्कार के साथ पाने वाली शिक्षा है, इनमें कमी है। हम गुरुकुल का परंपरा से जुड़े रहे हैं, हमारा यही इतिहास रहा है। और अंग्रेज के समय से, अंग्रेजों का जब यहाँ पे सत्ता आया, जब उनका अधिकार आया, तो लॉर्ड मैकाले के बारे में सब लोग जानते हैं। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ है। भारतीय संस्कृति और संस्कार के साथ जो शिक्षा दी गई वो हम शायद भूल गए थे। अभी एनईपी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है तो उसमें हो सकता है कि कुछ नई बदलाव हो, लेकिन उसके लिए हम अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हैं। लेकिन अमित जी बताइए कि हमारा इतिहास तो यही है ना कि 2000 साल पहले अमेरिका का, आज का जो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका है, वो जब जंगल की ज़िंदगी जी रहा था, कई यूरोपियन कंट्री जंगल का ज़िंदगी जी रहा था, और हम नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को अलग जला रहे थे, दीपक जला रहे थे ज्ञान का। ये समृद्धि रही है हमारे, हम गौरवान्वित है कि हम बिहार से हैं, और बिहार की ये समृद्धि रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का एकलौता इस तरीके का तक्षशिला और यहाँ की बातें जो आप और हम सब करते हैं और फूले नहीं समाते। हमारा ये अतीत कहाँ गया, ये स्वाभिमान कहाँ गया? ये सोचना होगा आज के युवाओं को। जिन युवाओं ने इसको सोचा है और जिसने इस पे काम किया है वो आज भी परचम लहरा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स बनने की बात करें, बिजनेस करने की बात करें, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने की बात करें, वो परचम लहरा रहे हैं। देखिए आप बिहार के लोग कहाँ कहाँ पताखा लहरा रहे हैं, वो देश नहीं दुनिया में जाकर अपना लहरा रहे हैं। तो उन बच्चों को यदि सही समय पे संस्कारगत शिक्षा दी जाए और उसके साथ उसको काउंसलिंग दिया जाए तो वो बच्चे सही रास्ते पे आते हैं। और गोल संस्थान की एक स्पेशलिटी है, आज इतने भटकाव और इतने बिलगाव की स्थिति में भी हम शायद इसलिए करवा पा रहे हैं कि उन छात्रों को उनकी जवाबदेही समझा पा रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाने का हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इस बात को भारी मन से स्वीकारते हुए कि मैं 100% को बदल नहीं रहा हूँ, लेकिन जितना बिगड़ सकता था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि लगभग 60 से 70% बच्चे आज भी सही रास्ते पे चलना अभी जारी रखा है। 20, 25, 30% बच्चे को हम लाख कोशिश के बाद भी नहीं समझा पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं समझा पा रहे हैं। शायद ये समय हम सब लोगों को एक कोशिश करने की है। बहुत ज़्यादा रोक ठोक तो करना आज बहुत रिलेवेंट नहीं, मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास किया जाए। और सब लोगों ने अगर प्रयास किया तो जितनी विकृतियाँ हो सकती हैं, जितना बिगड़ सकता है उसको हम लोग संभाल सकते हैं। गोल संस्थान उसको संभाल रही है। गोल विलेज की चर्चा आपने किया, हमने उस गोल विलेज को शायद इसलिए संभाल लिया कि वहाँ डिस्ट्रक्शन का जो सबसे बड़ा यंत्र मोबाइल है उसको हमने दूर कर दिया। अच्छा, मोबाइल 1 घंटे के लिए 24 घंटे में मिलता है अमित जी। 1 घंटे में सिर्फ माता पिता से वो बात कर सकता है बच्चा, 2-4 गाने सुन सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक तो बाहर निकलना कैंपस से अलाउड नहीं है, अच्छा, मोबाइल रखना अलाउड नहीं है। अब चुरा कर छुपा के 2-4 बच्चे जो रख लेते हैं वो भी पकड़ में आ जाते हैं, उनका मार्क्स ही रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ये मोबाइल रखे हुए हैं। हम लोग सेंसर लेकर के और मेटल डिटेक्टर लेकर उसको ढूंढ भी लेते हैं, उनको उस कैंपस से बाहर भी किया जाता है। कई बार नहीं भी कर पाते हैं, समझा बुझा कर उसको मौका देते हैं। लेकिन हमने डिस्ट्रक्शन के सिर्फ यंत्र को हटाया और जो हम लोग का अपना अनुभव है उस अनुभव के साथ नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का आर्ट सिखाया। और हर वर्ष 400 बच्चे से ज़्यादा वहाँ से रिजल्ट लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं।
ये गोल विलेज को संभालने की व्यवस्था है। अच्छा, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन का बेटा हो, मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि कोई बिजनेसमैन का बेटा हो, कोई पॉलिटिशियन का हो, आईएएस आईपीएस का बेटा हो, सबके लिए वही नियम लागू है? सबके लिए वही नियम लागू है, सबके लिए सेम कमरा मिलेगा, कमरे में कोई एसी नहीं होगा, लाइब्रेरी में एसी है, क्लासरूम में एसी है। आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो आप जाइए और जाकर लाइब्रेरी में पढ़िए, जितना देर पढ़ सकते हैं। जितना गर्मी लग रही है उतना आप पढ़ेंगे लाइब्रेरी में बैठ के। तो सुविधा सबके लिए एक जैसा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं और किसी को स्पेशल नहीं। हमारे यहाँ शुरू से ही परंपरा रही है। 97 की संस्था शुरुआत हुई थी और 98 से हॉस्टल का अनुभव हमारे पास है बच्चों को रखने का। हम शायद रखकर सबसे ज़्यादा रिजल्ट बनाने वाले संस्था है जहाँ पे हॉस्टल में रखकर बच्चों को पढ़ाया गया, और उसी का उत्साह है, उन बच्चों के द्वारा दिया गया रिजल्ट से जो उत्साहित हुआ हमारी टीम, वो गोल विलेज का एक जो आप देख रहे हैं 14 एकड़ में फैला हुआ, उतना शानदार पूर्वी भारत में तो शायद नहीं ही है, जहाँ तक मेरा अपना पहल है, नॉलेज है। तो उसी का वो असर है कि बच्चे वहाँ जाकर उस लेवल पे तैयार हुए हैं। और सीख हमें मिली 98 से, तब से लेकर आज तक हमारा जो उसे संभालने का तरीका है वो अनुभव के साथ हम कल भी संभाल रहे थे, आज भी संभाल रहे हैं। कल और आज में एक बदलाव हुआ है जो हम स्वीकारते हैं, लेकिन उस बदलाव के साथ हम लोग भी बदलते हुए जितना एडजस्ट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। और पहले जब बच्चों को 2 साल तैयारी कर रिजल्ट लेने में लगता था, 4-4 साल 6-6 साल तक तैयारी करते थे, आज इन बच्चों को हम 6 महीने अगर रोक पाते हैं, 1 साल रोक लेते हैं, और 1 साल अगर उनके हाथ से मोबाइल हटाते हैं, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके पास इतना मेधा, मतलब आप जो नियम फॉलो कर रहे हैं, अगर क्योंकि मैं देखते रहता हूँ, मैं थोड़ा धार्मिक सीरियल्स भी देखता हूँ, ये त्रेता और द्वापर युग वाले कि भाई आप राजा महाराजा के बेटे हों, क्योंकि राम भगवान भी जब विद्या लेने के लिए गए थे तो उन्होंने भी साधारण जिंदगी जी थी, जो गरीब के बच्चे या कृष्ण भगवान भी जब विद्या लेने के लिए गए थे, तो वही पद्धति जो है आपके यहाँ है। कोशिश हमने यही की है, चूँकि क्या है कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं और भारतीय संस्कृति को आप जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारी समृद्धि रही है उस पर अगर आपको गर्व होता है, तो आप पाश्चात्य संस्कृति से बिना परहेज किए हुए आप अपनी चीज़ों को मजबूती से पेश कर सकते हैं। हम यही कर रहे हैं। हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने गोन इंटरनेशनल स्कूल भी ओपन कर दिया तो हमारे बच्चे इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, एआई भी पढ़ेंगे, रोबोटिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन हम भारतीय संस्कृति से दूर नहीं हो सकते हैं। आप अमित जी, मैं आपको बताऊं कि अभी अभी ओपनिंग हम लोग का आया है, शुरू हुआ है अभी 2 तारीख को। हमने सबसे पहले विद्या आरंभ संस्कार किया उन बच्चों को। अच्छा। वो पूरे तरीके से मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि वो न सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देगा, एक शक्ति है जो सही मार्गदर्शन सिर्फ नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर हर विकट परिस्थितियों में लड़ने का आपके अंदर ताकत भरता है। जरूरत है कि हम जिस अध्यात्म से आज पहले जो विश्व गुरु थे और छोड़ने के बाद विश्व गुरु का दर्जा हमारा पीछे रह गया है, जरूरत है कि हम उस विश्व गुरु के पौधान पे या उस जगह पे आना चाहते हैं तो हम उस भारतीय संस्कृति को जरूर फॉलो करें। हम गुरुकुल की उस परंपरा को जानें कि चक्रवर्ती सम्राट हमारे दशरथ जी थे, चाहते तो गुरु वशिष्ठ को अपने घर में बुला करके पढ़ा लेते, एक महल बना देते उनके लिए। और 4 बच्चे जो इनके जो 4 पुत्र हुए वो चौथे पन में आए थे। इतना प्यार करते थे कि 1 मिनट उनके आंखों से ओझल ना हो सके, ऐसा उनका प्यार था उनके प्रति। लेकिन जब शिक्षा ग्रहण करने की बात हुई तो क्या हुआ, वो वनवासी बनकर गए। वो राजा महाराजा के ड्रेस में नहीं जाते हैं, वनवासी बनकर जाते हैं। और वहाँ जाते हैं तो क्या मैसेज है साहब, इसको देखने की ज़रूरत है कि वहाँ निषाद राज जैसे उनके मित्र भी हैं। कहाँ जात थी, कहाँ पात थी, कहाँ ऊंच था, कृष्ण भगवान भी सुदामा के साथ, भगवान श्री कृष्ण, कोई अमीरी गरीबी नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं था, कहीं नहीं था। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं साहब, हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे संस्कारों में भरी पड़ी हुई है। हम उससे बाहर निकल गए हैं। आज दुख से कहना पड़ रहा है कि अगर हम अपने बच्चों को कहें कि एक श्लोक आप बोल दो, शायद वो नहीं बता। रामचरितमानस की एक चौपाई आप पढ़ लो ना, हमारी ज़रूरत हमें लगता है एक पिछले 25-30 सालों में खासकर ज़्यादा हम लोग बदले हैं। बस एक उम्मीद है, एक आग्रह है सबसे कि हम अपने संस्कार और संस्कृति के साथ जो शिक्षा लेते हैं उसकी जो मर्यादित जो रेखा है उसको ज़रूर हम लोग समझें, और उस लेवल पे अपने बच्चों को अगर हम संभालें तो निश्चित रूप से भारत इन्हीं बच्चों के कारण विश्व गुरु बनने जा रहा है। एक चीज़ तो मैं भी समझना चाहता हूँ सर, उन स्टूडेंट्स को कैसे समझाते होंगे, क्योंकि कई तरह के स्टूडेंट आपके पास आते होंगे। कोई डॉक्टर बनने का सपना लेके आते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि किस हिसाब से तैयारी करते होंगे। कोई इंजीनियर बनने का सपना देखते आते होंगे, और
कोई जो बढ़िया दूसरे फील्ड में कर सकता है वो भी कह रहा होगा कि नहीं नहीं, मेरा बेटा को तो डॉक्टर बनाना है या मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है। और डॉक्टर चलिए फिर भी आज के डेट में उनकी अच्छी खासी इनकम होती है अगर उनका प्रैक्टिस सही चल जाए तो। लेकिन इंजीनियर के बारे में तो सर जोक्स आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पड़े रहते हैं, खासकर सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर को लेकर। तो कैसे गाइड करते हैं? अमित जी, संयोग से मैं 97 में भी मेडिकल की तैयारी करा रहा था, तो मेडिकल के बच्चे ही मेरे पास आ रहे थे और आज भी सबसे ज़्यादा संख्या में वही हैं, वैसे इंजीनियरिंग वाले भी हैं। हमें लगता है कि किसी बच्चे को कुछ भी बनना है तो उसके प्रति एक इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है। इस बात से भी मैं परहेज करता हूँ कि आज का समय जो है उसमें हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना दे कि इंजीनियर बना दे, एक अभिभावक से ज़्यादा बच्चे को ही सोचना होता है, उनको सोचने दिया जाए। और ये राइट टाइम कब होता है सोचने का सर? 9, 10th, 11th, 12th 4 ही साल है। 9, 10th, 11th, 12th 8th क्लास जैसे ही कोई बच्चा आगे बढ़ने लगे तो सबसे अच्छा टाइम होता है 9th का। 9, 10th और 11th, 12th जिनकी पढ़ाई अच्छी हो गई, आप छोड़ दीजिए वो डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसको वो छोड़ सकता है, उसकी क्षमता घट सकती है वहाँ पे। हमने देखा है हमारे यहाँ 4 साल 5 साल तक तैयारी करता है छात्र, सिलेक्शन नहीं पाता है, आगे ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद यूपीएससी निकलता है उसको स्टेट सर्विस कमीशन उसका क्वालिफाई करता है, लॉ प्रोफेशनल बन जा रहा है। देखिए डेस्टिनी कहाँ है कोई नहीं जानता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पढ़ने का समय है उस समय पढ़ाई करें, और पढ़ने का समय जो सबसे क्रूशियल प्रीशियस आप कह सकते हैं वो टाइम शुरू हो जाता है 8th क्लास के बाद, 9, 10th और 11, 12th। तो इस समय लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, और लक्ष्य के निर्धारण में अपने प्रोफेशन में आपका कितना इंटरेस्ट है उसके बारे में। ऐसा नहीं कि मैथ अच्छा है तो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और मैथ खराब है तो हम बायो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मैथ खराब होगा तो बायो में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिजिक्स वहाँ पे हर्डल है। तो ये पहले तो बच्चों को ही तय करना होगा कि आप किस प्रोफेशन से प्यार करते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से आप लक्ष्य का निर्धारण ना करें, जो आपका करियर इंटरेस्ट दिखता है उसके हिसाब से आप करेंगे तो कालांतर में जाके आगे चलकर वो सब्जेक्ट भी आपका अच्छा हो जाता है। अब रह गई बात की जो आपने पूछा कि पेरेंट्स का सोच रहता है अलग अलग, कि डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS, सभी पेरेंट्स एक ही बात सोचते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी वही सोचा था कि हम तो कुछ या तो डॉक्टर बनेंगे या IAS पिताजी मैंने यही सोचा था कि सरकारी नौकरी में जाए, डॉक्टर बने या IAS बने, यही सोच रहे थे सब लोग। हाँ भैया तो इंजीनियरिंग में निकल गए, उसके बाद यही था कि पढ़ने में है तो कहीं कुछ सरकारी में हो जाए, लेकिन आना था जर्नलिज्म। अमित जी, आप इसमें आकर के एक ऊंचाई प्राप्त किए क्योंकि आप समर्पित भाव से काम किए। हमने कुछ अगर पाया है तो मेरा समर्पण था। हमने समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश किया है। हर अभिभावक को ये सोचना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जरूर है कि जो करते हैं वो समर्पित भाव से करें, तो फिर सफलता तो आसानी से मिलती है। सर चलिए, आगे भी गोल को लेकर तो सवाल मैं आखिरी में करूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा चाहता हूं अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ पर्सनल जिंदगी के। पूरी खुली किताब है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इतने हैंडसम होने का राज क्या है? शायद हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो छात्र हैं, वो छात्र इतना हम लोगों से काम कराते हैं कि उनके साथ दौड़ते, उनके साथ भागते, उनके साथ जीने का जो आर्ट है वो सीखते हुए जब वो सफलता हासिल करते हैं और वो जो प्लेजर मिलता है वो सबसे ज़्यादा जवान आपको रखेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं तो आपको हमेशा एनर्जेटिक बना कर रखता है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमेशा मैं उन बच्चों के साथ हूँ जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। 15 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे के साथ मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरता है। मैं अपने ऑफिस के चैम्बर में अमित जी कम बैठता हूँ, मैं बच्चों के क्लास में ज़्यादा होता हूँ। उस समय वो दौर जब बच्चे मेहनत करना शुरू करते हैं, भटकाव होता है, संभालने की जो समझ है वो भी मैंने डेवलप किया है। उन बच्चों को संभालते हुए भटकाव को संभाला। जब तनाव की घड़ी आई उनके एग्ज़ाम से महीने, 2 महीना, 4 महीना पहले, उसको भी हम लोग लगातार झेलते हैं, समझते हैं। वो एक एक पल को मैं जीता हूँ। और जब सफलता मिल जाती है, उस सफलता के बाद के भी स्वाद को मैं चखता हूँ। मतलब पेन भी लेते हैं और गेन भी लेते हैं हम, जो कुछ मिलता है। क्योंकि इतना पेन लेने के बाद तो उसका एंड प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आज इसे कहते हुए गौरवान्वित मैं ज़रूर होता हूँ हमेशा। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, बिहार में हर जगह पे वो एक लाइन ज़रूर बोलेगा कि मैंने गोल में ये क्लास किया था, टेस्ट सीरीज से था, मैं वहाँ से जुड़ा हुआ था, मैंने इसके। और नहीं सिर्फ डॉक्टर, कई IAS अधिकारी जो बने हैं पिछले कुछ वर्षों में,
स्टेट सर्विस कमीशन की बात करें, लॉ प्रोफेशनल की बात करें, इन नंबर्स हैं। तो मतलब ये होता है कि जिनकी जहाँ डेस्टिनी है वहाँ पे उसको जाना है। हम जब काम कर रहे हो तो ईमानदार रहें। ईमानदार। हमारे साथ भी वही है। मैंने भी नहीं सोचा था कि 8x8 के कमरे से शुरू किया हुआ गोल संस्थान 14 एकड़ का गोल विलेज पटना में, रांची में, छत्तीसगढ़ में और पता नहीं कहाँ कहाँ, इतना सब जगह एजुकेशन के लिए ही काम कर रहे हैं। और मेरा शौक है, जब तक मैं काम करने की स्थिति में रहूँगा, जब तक ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, सब लोगों का समर्थन मिलता रहेगा, मुझे एजुकेशन में ही मज़ा आता है। बाकी दूसरे फील्ड में जाने में कुछ बड़ा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लाइफ स्टाइल सर, लाइफ स्टाइल का, हाँ, क्योंकि देखिए आप किसका जो सर्किल है, आपने जो सम्मान प्राप्त किया है, लाइफ स्टाइल में हर एक लोग आपको पार्टी में बुलाते होंगे, इनवाइट करते होंगे, आपका कंपल्सन भी है जाना। भाई कैसे किसी को नाराज करें, कैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं? लाइफ स्टाइल में बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आप जब स्वस्थ होंगे तभी कोई बड़ा काम कर पाएंगे और अच्छा और लंबे समय तक कर पाएंगे। 2000 से लेकर 2026 के बीच में मैं शायद ऐसे कुछ दिन हुए होंगे जब मैं पटना से बाहर रहता हूं तो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता हूं। मॉर्निंग वॉक मेरा हर दिन मॉर्निंग वॉक होता है, मेरा एक्सरसाइज होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा टाइम पे होता है, उसके बाद मेरा कोई लाइफ नहीं है। मैं कहाँ हूँ मुझे भी पता नहीं है, कब मुझे भोजन मिलेगा वो भी मुझे पता नहीं है, लंच लिया कि नहीं, डिनर लिया कि नहीं, हाई टी मिला कि नहीं। और चूंकि मैं चाय, कॉफ़ी या सिगरेट या किसी तरीके का व्यसन से बहुत दूर रहा हूँ, मुझे वो सब में कहीं दिलचस्पी नहीं। मैं चाय नहीं पीता, मेरा घर में ही चाय नहीं बनता है। चाय नहीं पीते हैं? चाय नहीं पीते हैं ना, मेरे घर में बनता है। टेंशन बच्चों के साथ मिलकर बात करके वहीं से टेंशन आने का समय कहाँ मिलता है? जब आप खाली बैठेंगे तब टेंशन होगा ना। आपके एक काम खत्म होते हैं और 4 काम सामने पड़े हुए हैं, तो टेंशन आने का समय ही नहीं मिलता है। आप काम के उलझनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि टेंशन का समय ही नहीं आपको मिलता है। मैं तो ऐसे ही ज़िंदगी जी रहा हूँ और कब मुझे 28 साल निकल गए काम करते हुए मुझे आज भी नहीं पता चला। और जब आप काम करते हैं, कई बार आपके अनुकूल वो काम का रिजल्टेंट नहीं आता है, तो थोड़े देर के लिए ये ज़रूर लगता है कि हमने जो किया वो पाया नहीं। लेकिन एक प्रकृति का नियम है कि जब आप संघर्ष बड़ा करेंगे ना तो उसके रिजल्ट भी बड़े आएंगे और आनंद भी बहुत आएगा। लेकिन सर इतने पार्टी अटेंड करते हैं तो इतने फिट एंड स्लिम कैसे हैं? पार्टी अटेंड करने के बाद अपने भोजन पे कंट्रोल है हमें। हाँ। फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। हाँ। हालांकि हमारा हेरिडिटी है कि हमारे घर में सब लोग डायबिटिक रहें, तो उसका प्रसाद हमें भी मिला है। लेकिन उसके प्रसाद मिलने से एक पार्ट तो ज़रूर है कि हम थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हमें अपने भोजन पे नियंत्रण रखना है, हमें कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है, ये हमें जानकारी रखना चाहिए। हम सब कुछ तो रखते हैं, एक टाइमिंग सिर्फ मेरा हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बच्चों के बीच में जब जाता हूँ तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैंने भोजन किया है कि नहीं। और आप पानी के साथ आप अगर अपने दिनचर्या को चलाते रहते हैं, आप हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, कुछ आप खाते रहें और पौष्टिक चीज़ें खाएं आप, तो मुझे लगता है कि आप लंबे समय तक काम कर सकें। तो मेरा कोई खास नहीं, बस यही है रूटीन। सुबह का मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ, रिलीजियसली मैं प्राणायाम, योगा करता हूँ, अपने बच्चों को सिखाता हूँ। गोल विलेज में भी योगा टीचर आते रहे, लेकिन मैं खुद से अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि योगा में कौन कौन से आसन और कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा व्यवस्था है। और मैं हर जगह पे जहाँ पर बच्चों से मैं मिलता हूँ उनको इतना एडवाइस ज़रूर देता हूँ कि नियमित रूप से अपना दिनचर्या ठीक रखें, आप प्राणायाम, आहार और भोजन वगैरह सब आप ठीक रखें, सोच अच्छी रखें, तो फिर जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ आप कर सकते हैं। और मुझे ये मौका मिला है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग अपने हेल्थ को लेकर उस लेवल पे काम कर पाते हैं और सोच अच्छी रखते हैं। बच्चों के साथ काम करने के बाद सफलता का भी स्वाद मिलता है। ये सब मिलकर हमें यंग एंड फिट रखता है। चलिए, कुछ दिन पहले शायद आपकी धर्मपत्नी जी का जन्मदिन था जी। सोशल मीडिया पे मैंने तस्वीर देखी थी, कई लोग बधाई दे रहे थे सोशल मीडिया पे। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जान जाते हैं। क्या गिफ्ट दिया विपिन सर ने? अमित जी, उस दिन सिर्फ उनका बर्थडे नहीं है, उस दिन हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी भी है। मैरिज एनिवर्सरी भी। हम लोग 24 साल हो गए हमारी शादी की और 25वां साल की तरफ तब तो 2 गिफ्ट देना पड़ा होगा ना सर? तो 2 गिफ्ट का तो रहता है। हाँ। आज तक मैं इस बात को बताऊं कि वो प्रोफेशन बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, बॉम्बे से उन्होंने पढ़ाई किया, अपने ज़माने में बहुत अच्छा परफॉर्मर रही। हमारे कारण उन्होंने बिहार को स्वीकारा और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया।
उन्होंने सेक्रीफाइस किया। बिल्कुल 4 साल तक उन्होंने एमबीबीएस के बाद, चूंकि बिहार में बैन था, बाहर वाले बच्चे यहाँ आकर के एमबीबीएस नहीं कर सकते थे, मतलब यहाँ पे बिहार वाले का जी बिहार पीजी के लिए जो सीट्स था उसको ब्लॉक किया गया था, जो जहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं वो एक नियम आया था 2006 में ही आया था। 2005 में पहली बार उन्होंने पीजी का एग्ज़ाम दिया था, थोड़े मार्क्स से छूट गई थी, लेकिन ठीक है, समय के साथ बीच में कुछ ऐसी बातें हुई कि 4 साल उनके छूटे थे पीजी का कोर्स के लिए। बाद में थोड़े तनाव में आई, फिर उसने स्वीकारा कि नहीं, हम क्लिनिकल से ज़्यादा नॉन क्लिनिकल लेना चाहेंगे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग से है और वो कहे कि मेरा भी टीचिंग से ही होगा, तो तारतम्यता बनी रहेगी। और वो चाहते तो महाराष्ट्र में उनको क्लिनिकल मिल रहा था, सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया। मेरे पहली बेटी का जन्म हुआ था 2006 में, और मैं मानता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया है, और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने अपना सारा कुछ उस बच्चे के लिए उन्होंने त्याग किया है। सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस उन्हीं का है। बाद में उन्होंने एम्स से एसआरशिप किया और बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अभी वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। हम दोनों का दिनचर्या लगभग एक ही जैसा शुरू होता है, और खान पान में भी वही बहुत ज़्यादा संयमित हैं। आज तक गिफ्ट नहीं मांगा उन्होंने, गिफ्ट नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा है, और मुझे भी देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर वर्ष जो हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से सारी चीज़ें जुड़ती चली जा रही है, वस्तु के गिफ्ट से ज़्यादा वो वैल्यूएबल है। तो उन्होंने ना कभी इच्छा की और हमने ना कभी ऐसा सोचा कि कुछ खास गिफ्ट दिया जाए, बल्कि वही लाकर कुछ गिफ्ट हमें दे देते हैं। उन्हें भी पैसा अच्छा मिलता है, तो वो लाकर गिफ्ट देते हैं। लेकिन बच्चे तंज नहीं कसते हैं कि पापा यहाँ पे तो आप कंजूस, मम्मा देती है, पापा आप नहीं देते हो? बच्चे हम लोग से ज़्यादा समझदार हो गए हैं आज। हमारे दोनों बच्चों के बारे में बताऊं, 2 बच्चे हैं हमारे। एक बेटी मेरी बड़ी है, अभी 12th का एग्ज़ाम देने के बाद वो भी नीट का प्रिपरेशन कर रही है, हॉस्टल में ही रह रही है, जिसकी बात अब हमारी बेटी के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। जैसे सभी लोग लाइन लगाकर खाना खाते हैं, वो भी लाइन लगाकर खाना कर रही है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं सर। मेरी बेटी भी उसी आपकी बेटी भी उसी हॉस्टल में पढ़ रही है और सेम नियम फॉलो कर रही है। सारे नियम एक जैसे होते हैं सबके लिए। वो 1 साल अचीवर कैंपस में थी, पहली बार लाइफ में वो एसी में, मतलब उसका कमरा एसी नहीं रहा होगा, क्योंकि उसका जन्म 6 में था, उससे पहले सबके पास एसी था, लेकिन वो बिना एसी का वहाँ पे रुकी। और उसके साथ उसकी फ्रेंड्स, जो भी मैं बिना नाम लिए हुए बताऊं कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने भी अपनी बेटी को हमारे उस बच्चे के साथ रखा, और वो भी बिना एसी का, बिना फ्रिज का, बिना कूलर का, पंखे में उतने गर्मी को झेला उन बच्चों ने। तो ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। दोनों बच्चे समझदार हैं, ऐसा हमें नहीं लगता है। और बाकी सारी चीज़ें हैं रखी पड़ी, जो कुछ ऐसा डिमांड होता है तो हम लोगों को देने में भी कहीं से कोई परेशानी नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप एक लेवल तक आ जाते हैं, तो आपके लिए वस्तु विशेष नहीं हो जाता है, आपके लिए भाव और प्रेम विशेष रहता है। तो मुझे लगता है कि ना तो उनके तरफ से कभी मांग आया और ना हमने कभी कुछ दिया। अच्छा, ये मतलब आपकी शादी क्या घर वालों की मर्जी से या? 100% घर वालों की ही मर्जी से हुई है। चूँकि 2000 में इनको सफलता मिली थी, और 2001 में हमारा उनके पिताजी की तरफ से ऑफर आया था पहली बार। हमारे पिताजी की नाराज़गी वहाँ भी हुई थी। अच्छा। उन्हें लगा था कि ये दूसरे प्रोफेशन में वो डॉक्टर कैसे हो सकता है। तो ये एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। न हमारी इच्छा थी ऐसे शादी की कि हम शायद सेट ना कर पाए, उसकी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन पहले उनके पिताजी की इच्छा हुई और उन्होंने मुझे भी समझाया, उन्हें भी समझाया। घर वाले से मैंने बात किया, फिर शायद एक अनुकूलता बनी, या फिर कह सकते हैं कि ईश्वर ने ऐसा लिखा था। मेरी शादी तो कहीं और लगी हुई थी, किसी कारण बस वो कट गया था। अच्छा। फिर दूसरी शादी लग रही थी, उसी बीच में ऑफर आया था, और मुझे सब तरीके से पसंद था, पहले से जानते ही थे, तो सब तरीके से हम लोग को पसंद आया। परिवार अच्छे हैं, और बैंक के एक अधिकारी थे, और एक संस्कार युक्त परिवार रहा था। तो हम लोग का एक दूसरे के साथ संबंध बनना था, रिलेशन बनने थे। हालांकि मैं गया जिला का रहने वाला हूँ, वो सीतामढ़ी के। कभी ऐसी शादियाँ हमारे परिवार में कभी हुई नहीं कि इतना दूरी और इस लेवल पे उल्टा शादी होता है। यह सब चीज़ को भी थोड़ा बहुत हम लोगों को सुनना पड़ा। अब तो इंटरकास्ट मैरिज लोग कर लेते हैं, अब लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी पहले था कि उस एरिया में हमारे बेटियाँ नहीं जाती हैं, उस एरिया में हमारे बेटे नहीं जा सकते। तो ऐसा रहा है। लेकिन इस बीच में भी हम लोगों का शादी पूरे तरीके से अरेंज मैरिज था।
सबसे अच्छी बात है कि ना तो दहेज की बात उन्होंने कहा, ना दहेज की बात हम लोग ने। दहेज को तो हमारे 3 भाइयों में तीनों के लिए दहेज नहीं लिया गया था, हमारे पिताजी ने शुरू से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये बड़ी बात। और दहेज को प्रमोशन ना तो मैंने कभी किया था, अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बच्चे स्मार्ट हैं। हाँ, लेकिन तो हमारे समय दोनों में मिलके दहेज करते हैं। एक सिंबॉलिक था लोगों को कि दहेज देना होता है, प्रतिष्ठा का दहेज सवाल प्रतिष्ठा होता का सवाल लेते थे। लेकिन अब ऐसी नहीं बात है, अब जितने प्रतिष्ठित घराना है वो दहेज लेने से परहेज करते हैं और खुल करके अपने बच्चों के लिए खर्च करते हैं। तो हम लोग पूरे तरीके से अरेंज मैरिज हुआ और हम लोग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं कभी रात में देर तक काम करता रहता हूँ, 2-3 बज जाता है बच्चों के साथ गोल विलेज में, 4 बज जाता हूँ, वहीं रुक जाता हूँ। तो कभी उनके तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आया कि क्यों घर नहीं आया, क्यों लेट से आ रहे हैं। और ना बच्चों ने कभी डिमांड किया कि आप इतना लेट कहाँ थे, या फिर बच्चों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। वो मुझे बहुत ढूंढते नहीं हैं कि पापा आप क्यों नहीं, पिताजी आप क्यों नहीं आप समय पे आ रहे हैं। तो उनके तरफ से भी सपोर्ट था। बच्चे छोटे होने के बावजूद सपोर्ट किए और हमारी धर्मपत्नी तो सपोर्ट आज भी कर रही है। लेकिन इतने साल शादी को हो गए, कभी तो कुछ नाराजगी आई होगी सर, स्वाभाविक हर बातें पति हैं पत्नी के बीच में। अमित जी ये तो बड़ी स्वाभाविक है। और कहा जाता है ना कि पति पत्नी के बीच में जब नोक झोंक नहीं हो रहा हो तो समझिए कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो नोक झोंक तो बहुत स्वाभाविक चीज़ है, होना भी चाहिए। नोक झोंक होने से प्यार ही बढ़ता है। लेकिन मनाता कौन है सर, ये राज खोलिए ना। मनाने की बात तो आज तक मेरी जो अपनी समझ है, मैं जितना अपने को जानता हूँ, यही गुण मुझे नहीं आया आज तक। मनाने नहीं आया। वही मना लेती हैं। और कभी सिचुएशन ऐसा रहता है कि उतना देर तक नाराज आप हो नहीं सकते हैं, आपको हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट तो घर पे रहना है। लेकिन सर मैं बिना नाम लिए हुए एक पॉलिटिशियन का, बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं बिहार के और देश की राजनीति के किंग मेकर कहे जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, 2 बातें कही थी कि मेरा नाम फलना है लेकिन मैं भी अपनी पत्नी से डरता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं देश की राजनीति का किंग मेकर जरूर हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे ये जरूर कहती है कि आपको कहाँ कुछ आता है, देखिए दूसरे को। तो ये विपिन सर के साथ हुआ है क्या? अमित जी ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं। हाँ। जिस नारी को शक्ति का केंद्र माना जाता है, जो नारी शक्ति है, जिसके अंदर वो सब चीज़ें हैं, उनकी सहनशीलता से लेके उनके हर वो सोच जो आपको एक बड़ा इंसान बनाने में मदद करता है, उनकी नाराज़गी अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसको तो दिल से स्वीकारना चाहिए ना। और नाराज़गी बहुत स्वाभाविक है। शक्ति को संभाल कर रखिए। शक्ति अगर आप थोड़ा सा मिसमैनेज करेंगे तो शक्ति का एक रौद्र रूप भी होता है जो काली रूप कहा जाता है। वही नारी सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही काली के स्वरूप है। तो हम लोगों का तो जो ताना बाना है हमारे भारतीय संस्कृति में, फिर से मैं उससे जोड़ रहा हूँ कि हम अपने कालांतर में अगर बात करें, ठीक है पुरुष प्रधान कुछ वर्षों तक रहा हो, लेकिन हम त्रेता और द्वापर की आपने बात कहा, द्वापर में एक नारी को गलत तरीके से छेड़ने का अंजाम देखा, महाभारत हो गया। और त्रेता में भी अगर माता सीता को इस तरीके से अपहरण किया गया तो इतने विद्वान, इतने प्रकांड विद्वान और इतने बलवान और शौर्यवान जो हमारे रावण थे, वो उनका समाप्ति हो गई। तो नारी हमेशा पूजनीय थी, आज भी है, आगे भी रहना चाहिए। जिस दिन नारी का सम्मान घटेगा वहाँ महाभारत होगा और वहाँ पे रावण का लंका जलेगा। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नारी के ऊपर सारे चुटकुले बनाए जाते हैं। महिलाओं के ऊपर सारे चुटकुले बनाए जाते हैं और वो सुनकर मुस्कुराती है। अब सोचिए कि कितना बड़ा रहस्य इसमें छिपा हुआ है। वो मुस्कुराती, उन्हीं पे कमेंट्स दिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है कि नारी से सब डर रहे हैं। ये दिखावे और कहने की बात होती है कि हम नारी से डरते, घर में डरते। डरता नहीं पुरुष, ये हकीकत है अमित जी, लेकिन ये होना भी नहीं चाहिए। नारी सम्मान के लायक है। अगर वो अगर समझदारी की बातें कर रहे हैं तो उसको स्वीकारिए। वो शक्ति का स्वरूप है, उनको उस तरीके से मानिए। आपको कभी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अगर उसको आप सिर्फ एक घर में काम करने का एक कह सकते हैं कि एक व्यवस्था में शामिल कर दिए कि सिर्फ काम करने वाली है, जो कालांतर में हुआ है, ये भारी मन से कह रहा हूँ कि घूंघट में एक बेटी घर से निकलती है अपने माता पिता को छोड़कर, और जब वो अपने ससुराल से निकलती है तो अर्थी पे निकलती है। यही तो ज़माना था ना पहले। महिलाएं घूंघट में रह जाती थी पूरे जीवन। कभी उस ज़िंदगी को सोच कर कभी उस पर भी आप लोग कुछ लिखिए और कुछ पॉडकास्ट कीजिए कि वो कौन सा ज़माना रहा। आज हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं और यहाँ से लेकर चांद तक जाने की बात कर रही हैं और जा रही हैं, लेकिन वो समय नहीं था। आज से 50 साल पहले ये नहीं था। 50 सालों में इतना बदलाव हुआ है। तो इस बदलाव में जब तक आप नारी के साथ, नारी के मान सम्मान के साथ आप जुड़े रहेंगे, उनकी भावनाओं का कद्र करेंगे, आपका
अपना जीवन, समाज, सब कुछ अच्छा बनता चला जाएगा। बड़ी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है सर। लोग समझते नहीं है लेकिन समझने की ज़रूरत है। खैर विपिन सर, जब टेंशन में आते हैं, आपने मेडिटेशन की बात कही, व्यायाम की बात कही, लेकिन गाना वाना सुनते हैं विपिन सर? गाना मुझे बहुत पसंद है। तो कौन सा लेकिन सुनते बात हैं? बताऊं हाँ, अमित जी, हाँ, गाना जितना देर में मैं सुन रहा होता हूँ उतने देर में 4 काम आ जाता है सामने। मुझे बहुत पसंद है गाना सुनना, गाना गाना पसंद है मुझे। वाद्य यंत्र बजाने का बहुत शौक था, सब कुछ था। लेकिन सब होने के बाद मेरे घर में वाद्य यंत्रों का, आप कहेंगे तो कई वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। कभी कभी मैं रियाज भी कर लेता हूँ, लेकिन बहुत चाहने के बाद भी मैं वहाँ तक बैठ नहीं पाता हूँ क्योंकि समय नहीं होता है। एक फ़ोन कटा नहीं, दूसरा सामने में वेटिंग में आ रहा है। आप इतने तनाव, इतने सारे जिम्मेवारियों को लेकर आप कभी फ्री नहीं हो पाते हैं कि आप वाद्य यंत्र बजा रहे हो, कभी गाना सुनने का समय मिले। लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, क्योंकि पटना से गोल विलेज रेगुलर जाना, वहाँ से अलग अलग शहरों में जाना, तो जब मैं गाड़ी में जाता हूँ तो मुझे बहुत पसंद है कुछ पुराने गानों का, वो 70s के जो गाने हैं जिसमें लता जी हैं जो लेजेंडर हैं हमारे, तो खैर उनके बात ही नहीं कहना है, मुकेश, रफ़ी साहब का, किशोर दा का, सबका गाना मैं सुनता हूँ। सारा संकलन मेरे मोबाइल में ही रहता है तो मैं सुनता रहता तो हूँ। यही मैं जानना चाह रहा था कि स्वाभाविक है, आप किशोर, मुकेश, लता जी का आपने जिक्र किया, कभी मूड आता है, क्योंकि मूड स्विंग पता नहीं कई लोगों का करता है कि यार बहुत पुराने सुन लिए, थोड़ा पवन खेसारी भी सुन लिया जाए, क्योंकि उससे हमारा ट्यूनिंग नहीं बन पाता है। हाँ। आज का जो फुहड़पन है ना, उससे इसलिए भी ट्यूनिंग नहीं बन पाता है कि हम एक शिक्षा से जुड़े हुए प्रोफेशन का संस्कार लेकर 28 सालों में अपना पूरा का पूरा ऑरा चेंज कर लिया, हमारा सोच ही बदल गया। ऐसा नहीं कि वो खराब लगता है, उसके म्यूजिक अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ गाने बहुत शानदार भी हैं, उसके अर्थ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 अर्थी और 3 अर्थी गाना जो निकल कर आता है और फुहड़पन आता है, तो चूंकि हम शिक्षा बांट रहे हैं तो मुझे तुरंत कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि यार ये क्या परोसा जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ें परोसी जा रही है जिससे हमारा यूथ बिगड़ रहा है, हमारा जो सोसाइटी डेविएट हो रहा है, उसका कभी मैं समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए मैं सुन नहीं पाता हूँ। पुराने गानों में जो शानदार चीज़ें पड़ी हुई है उसका स्वाद लोग नहीं जानता है। हमने एक इंटरव्यू सुना था एक बड़े संगीतकार का कि आज के गाने में पैर तो थिरकते हैं, दिल नहीं थिरकता है। दिल नहीं थी। पहले के गानों में दिल थिरकता था, पैर भी थिरकता था, तो वो इमोशंस थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी पढ़ी हुई है। आज के यूथ में तो आज BTS सुनता है, कोरियन सुनता है, पता नहीं क्या क्या सुनता है। हम लोग तो जिसको कभी नहीं जानते उसको भी सुनता है। लेकिन ठीक है, समय के बदलाव के साथ सब स्वीकार्य है, उनकी वो अपना चॉइस है, उस चॉइस पे मेरा कोई कमेंट्स भी नहीं है, अपना अपना चॉइस है। लेकिन हम लोग आज भी हमें लगता है अपने समय का गाना सुनकर मैं बहुत खुश होता हूँ। एक्टर, फेवरेट एक्टर सर? अपने ज़माने का तो अमिताभ बच्चन का जवाब नहीं है। वो तो आज भी राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, सब मतलब शानदार ये सब थे। अमिताभ बच्चन को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट। एक्ट्रेस में उस समय हेमा मालिनी को मैं बहुत चॉइस, उसका, हाँ, उनका जो आर्ट था। बाद में चलकर रेखा को मैंने देखा कि रेखा के अंदर जो अदाएँ हैं, जो चीज़ें परोसती हैं। फिर श्रीदेवी संजोग से अब नहीं रही हमारे यहाँ, दुर्भाग्यवश उनका पहले मृत्यु हुआ। लेकिन इन लोगों के पास कुछ ऐसे अंदाज थे जो अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करके रखते थे वो, और ये सब हमारे कुछ खास ऐसे कलाकार रहे हैं। और बहुत बॉलीवुड में एक का नाम क्या लूँ, एक से एक कलाकार रहे हैं। लेकिन 10th एग्जामिनेशन के बाद अमित जी, न तो मूवी देखने का समय मिल पाता है, न घर में सीरियल देखने का समय मिलता है। इसी बीच में कभी कभी टाइम निकाल लेते हैं, और चूंकि मेरे धर्मपत्नी को मूवी देखना बहुत पसंद था, कभी कभी उसके साथ चले जाते हैं, कभी कभी। और मैं उनको बता दिया हूँ कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब उनके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि मेरे कम मूवी देखने का सेक्रीफाइस उन्होंने ही किया है। उनको हर सप्ताह में एक मूवी चाहिए था हॉल में। शादी के समय में बॉम्बे में चूँकि पढ़ती थी उस समय, तो मैं जाता था तो एक सप्ताह में 3-3 मूवी ज़रूर हो जाता था। एक सप्ताह अगर वहाँ पे रुके हम लोग तो फिर वो मूवी उनका होता था। लेकिन जब हम इधर काम में उलझ गए, वो भी अपने आगे के करियर में उलझ गए, तो शायद हम लोग कई बार सोच करके भी एक साथ मूवी नहीं जा पाते। मतलब विपिन सर आज विपिन सर हैं, उसके पीछे आपकी धर्मपत्नी का सबसे बड़ा योगदान? बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा एक व्यक्ति को तो नहीं कह सकते अमित जी, क्योंकि वो बेईमानी होगा, अब थोड़ा ज़्यादा इस पे हो जाएगा।
मुझे लगता है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारे घर के जिन लोगों की जो आशीर्वाद और सहयोग रहा हो, हमने तो मतलब मैंने तो बताया कि पिताजी से न तो मैंने सूचना उनको दिया था और 1 रुपये भी मैंने घर से नहीं लिए थे, वो अपने मेहनत की कमाई से ही हमने शुरुआत किया था। इसके साथ अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाने की बात आपने कहा है तो मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मेरे छात्रों ने मुझे समझा है और अभिभावकों ने साथ दिया है। मैं उनके प्रति जितना अपना भाव और आभार और कृतज्ञता प्रकट करूं वो कम है। साथ ही साथ हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, मित्रगण हैं, उन लोगों ने भी बहुत मोटिवेट किया है। और चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, सब लोगों ने इस बात के लिए सराहा है हमें कि इस संस्थान में दिखावापन नहीं है, बेईमानी नहीं है, चीटिंग नहीं है और ईमानदारी से ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे टीम ने ऐसे ही कुछ अपना इमेज डेवलप किया है और हम लोग हैं भी ऐसा, कोशिश करते हैं। देखिए हम इंसान हैं अमित जी, गलती तो हमसे भी हो सकती है, हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इग्नोर हो सकते हैं, हमारी कोई ऐसी चूक हो सकती है, लेकिन आपकी नीयत क्या है? नीयत क्या है? नीयत उस बच्चे के साथ आप सकारात्मक भाव से सोच सकते हैं कि नहीं। मैं इसको बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि मेरे से गलतियाँ हुई होंगी और हो भी रही है, होगी भी, लेकिन उस गलती में मेरा कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टाइप से अगर बात किया जाए तो मेरा उसमें कोई मेरा भाव नहीं रहता। वो गलती से गलती हुआ, चूँकि इंसान का वो फितरत है, लेकिन उसको सुधारते हैं हम जहाँ तक सुधर सकता है। तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ और दिल की गहराई से स्वीकारते हैं कि छात्रों ने मुझे बहुत शानदार सहयोग दिया। उन लोगों की कमियों के साथ मैं जब जीना सीखा हूँ और उनको सिखाना शुरू किया तो उन बच्चों से ही सबसे ज़्यादा मैंने सीखा और हमारी हर छोटी छोटी गलतियों को उन लोगों ने नज़रअंदाज किया, अभिभावकों ने साथ दिया, समाज से जुड़े हुए बहुत लोगों ने साथ दिया। उसमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे धर्मपत्नी, हमारे बच्चों का, घर के कुछ सदस्यों का एक बड़ा योगदान। विपिन सर, इतना बड़ा नाम है, राजनीति में क्यों नहीं आ रहा है? इच्छा है, थोड़ा लेट एंट्री होगा या नहीं होगा? अमित जी, एक बात आप समझिए कि हर व्यक्ति को लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, ये सबसे प्राइम पार्ट है। हम जिस तरीके से काम किए हैं इसमें पैसा मेरे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा हर लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक नहीं कई कैंपस बनाने हैं और सैकड़ों एकड़ का कैंपस बनाना है, ये मेरा ड्रीम है। इस बार पता नहीं हमसे कितना काम कराएंगे, मैं भी नहीं जानता है। 8x8 के कमरा से गोल विलेज बनाना और रांची से लेकर छत्तीसगढ़ तक कितने बड़े बड़े एरिया लेकर वहाँ एजुकेशनल हब डेवलप करने की बात सोचना, ये सब समय के साथ हो गया। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो लगाव है, मेरा जो पैसन है, वो एक रोता हुआ जो एक चेहरा जो आता है गरीब और लाचार और सोचता है कि मुझे कुछ बनना है, वो चेहरे में एक उम्मीद, एक आस, एक सपना होता है। वो सपना जब साकार होता है तो मुझे लगता है जो प्लेजर देता है मुझे, जो खुशी देती है, हम शायद कुछ भी बन जाए पॉलिटिक्स में जाकर, उतना नहीं मिल पाएगा। हम इसका कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। अच्छा तो सम्मान सबको लगता है। अभी मुझे अपने ही उन बच्चों के साथ काम करने में इतना मजा आ रहा है कि इसकी तरफ हम सोचे ही नहीं। ऑफर तो दिया होगा, ऑफर आता है, राजनीतिक पार्टियों ने ऑफर तो दिया होगा, ऑफर आता है और ऑफर के लिए हम अभी शायद कुछ लायक भी हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा है कि अगर अच्छी सोच है तो आप राजनीति में आए तो आपका समाज में एक कंट्रीब्यूशन जो जा रहा है वो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप पावर के साथ जुड़ जाएंगे। मुझे पावरफुल लोगों ने मदद ज़रूर किया है और मुझे लगता है कि मेरी भावनाएं वो समझकर, मेरे एक रिक्वेस्ट को समझकर वो कुछ न कुछ बदलाव तो कर ही रहे। तो उनका वो काम है वो करें, हम लोग जो काम कर रहे हैं हम यही करेंगे। हम एक शिक्षक रहकर अगर समझते हैं कि मेरा जीवन का जो अंतिम पड़ाव हो पूरा हो, तो एक शिक्षक के नाते उसको जीना हमें स्वीकार है ज़्यादा। क्योंकि देखिए, मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए दिल्ली चुनाव में भी बड़े बड़े टीचर आए चुनाव में, पटना में भी कई टीचर इंटरेस्टेड होते हैं। अभी जी देखिए आप राजनीति बीट का देखते हैं, आप तो आपका बीट ही राजनीति रहा है। निश्चित रूप से अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है तो उनको आना चाहिए, ज़रूरी भी है। मैंने अभी तक सोचा नहीं है इसके बारे में, कई बार बातें चली और बनी भी, कुछ लगा कि कुछ होगा, समय कैसा आएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि एक शिक्षक की भूमिका में अगर आपको काम करने का मौका मिला है तो करें। और दूसरी बात है, अगर हम राजनीति के साथ
शिक्षा के लिए काम कर पाएँ, तभी हमें राजनीति में आना चाहिए। अदरवाइज मैं जिस काम को कर रहा हूँ, मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, इसमें पैशन है और इसमें अच्छा कुछ हम दे पा रहे हैं अपने राज्य को, बैक कर रहे हैं, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं अपने राज्य को, तो मुझे लगता है कि ये काम अछूता नहीं रहना चाहिए, अधूरा नहीं रहना चाहिए। साउथ में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाले, संस्थान चलाने वाले व्यक्ति राजनीति में हैं और उससे उनका प्रसिद्धि भी बढ़ा और उससे उनका व्यवस्था भी सुदृढ़ हुआ। और आप देखिए कि उसी कारण बिहार के सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बिहार को इसकी ज़रूरत है। इस ज़रूरत को कैसे प्रकृति ने निर्धारित किया है, कब पूरा करेगा, किनके द्वारा पूरा होगा, ये कोई नहीं जानता है। पता नहीं कोई ऐसे लोग आ जाए, हमारे जैसे नीतीश कुमार ने बिहार को बदला, हमारे मोदी सरकार ने और उनके जो टीम है, खासकर वो टीम ने अगर कुछ नई सोच के साथ अपने पूरे विश्व में एक स्थान बनाकर आज जो विकट परिस्थितियां आई हुई हैं उसमें भी हम लोग अगर अभी सर्वाइवल मोड में हैं, तो इस सबके पीछे कौन जानता है कि इस देश को सेवा करने के लिए प्रकृति ने किसको तय कर रखा है। नहीं, ठीक है, आप पॉलिटिक्स में सर नहीं हैं। आपने कहा समय जब जो परिस्थिति ले आए, और इसलिए मैं बाकी पॉलिटिशियन के बारे में पूछूंगा भी नहीं, कंपेयर भी नहीं करवाऊंगा। सर, सवाल मेरा आपसे, गोल का फ्यूचर हम कहाँ देखें? दो पार्ट है इसमें। गोल एक कोचिंग संस्था है जिसे बहुत सम्मान और बहुत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट कोचिंग को एक अलग शब्द से अलंकार किया जाता है, और मैं बिना परहेज का बताऊं तो कोचिंग के साथ माफिया शब्द लगता है। ये सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला शब्द है हमारे लिए। हमने कोशिश किया कि उस माफिया जो इमेज है उसको कम कैसे किया जाए। पैसे तो बहुत लोग कमाकर शायद अपने लिए रख लिए, इसलिए माफिया बन गए। गोल संस्थान पैसे कमाकर गोल विलेज वापस कर दिया। जहाँ जहाँ भी गोल काम कर रही है, चाहे किसी भी राज्य में, गोल की अपनी व्यवस्था है, अपना जगह है, अपना मकान है, अपनी व्यवस्था के साथ चलता है। क्योंकि रेंटल प्रेशर आपको नहीं होगा तो आप क्वालिटी में आप अच्छा कर सकते हैं जी। आगे आने वाले समय में अभी तक हम सिर्फ कोचिंग है, हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों है हमारे साथ, दोनों प्लानिंग है। बैकवर्ड में हम स्कूल के बच्चों को नर्चर करना शुरू करें, खासकर 5-6 के बाद से बच्चों की ज़रूरत, उसे उस सही रास्ते पे ले चलने की ज़रूरत है। न सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट उन बच्चों में अगर हो, सोच, तार्किक पावर और संस्कार से अपनी शिक्षा को प्राप्त करने की बात सोचें, तो मुझे लगता है कि हम शायद जैसे गोल संस्था ने अपने बिहार को एक छोटा सा प्रयास करने से कुछ दे पाया है, तो आने वाले समय में एक स्कूल के माध्यम से भी हम बिहार के उस आशान्वित अभिभावकों के सपने पे शायद खरे उतर पाएँ, उम्मीदों पे हम खरे उतर पाएँ। ये हमारा पहला लक्ष्य है। इसके आगे कोचिंग के आगे की ज़िंदगी या उसका आगे का जर्नी, ज़िंदगी ने कहें, जर्नी कहें, कोचिंग के आगे का जर्नी होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में, जिसमें यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम वो हायर एजुकेशन की व्यवस्था देने का एक सोच हमने रखा है। लेकिन ना उसके लिए मैं व्यग्र हूँ, ना मुझे कोई जल्दीबाजी है। हम समय के साथ चलना पसंद करते हैं, हम अपनी क्षमताओं के साथ चलना पसंद करते हैं, और हम हमारे संस्थान के जितने अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, जितने हमारे शिक्षक हैं जो 15 साल और 20 साल से हमारे साथ, 25 साल से हमारे साथ हैं, उन सब लोगों के मशवरे के साथ आगे हम लोग आज तक बढ़े हैं। तो सब मिलकर जब हम लोग डिसाइड करेंगे कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में यूनिवर्सिटी के साथ और क्या क्या हम विधा जोड़ सकें, वो जोड़ने का हमारा एक लक्ष्य है। कोशिश तो हम हर किसी की बड़ी रहती है। मैं गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा कैंपस हम अपने जीवन में सोच रहे हैं कि शायद बन जाए तो अच्छी बात है, जिसका भारी कमी है। बिहार में ज़मीन ही नहीं है। अगर ज़मीन की उतनी व्यवस्था हो और हम एक अच्छा कैंपस दे पाएँ, बिहार के बच्चों का हम पलायन जैसे गोल संस्थान के साथ रोके हैं, वैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ हम अगर रोक पाएँ, तो मुझे लगता है कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरते हुए हम एक अच्छा काम कर पाए और बड़ा चैन से और सुकून से इस धरती को हम छोड़ पाएंगे। अरे सर, जाते जाते सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये तो आखिरी सवाल था लेकिन एक रिक्वेस्ट है। आपने कहा कि गाना सुनता ही नहीं हूँ, गाना गाता भी हूँ। 2 लाइन सर, किसी का भी, किशोर को दा का हो, मुकेश जी का हो, किसी का भी गाना जो आपके दिल के करीब हो। चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलते चलते मैं भी एक बात आप लोग से कहना चाहूँगा कि इसे सिर्फ न्यूज़ की तरह इस पॉडकास्ट को नहीं देखिएगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल करना है और पैसे के साथ साथ सम्मान कमाना है तो शुरू से अंत तक इस पॉडकास्ट को देखिए, अपने शुभचिंतकों को भी भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।